नमस्कार। नित्या क्लासेज अकलेरा में आपका स्वागत है। आज हम वाच्य की दूसरी कक्षा पढ़ने जा रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने ये पढ़ा था कि वाच्य कहते किसे हैं और वाच्य की परिभाषा के साथ साथ वाच्य के उदाहरणों को समझा था। वाच्य में जैसे जो उदाहरण होते हैं उन उदाहरणों को समझा, किस उदाहरण में कौन सा वाच्य होता है, वाच्य की परिभाषा क्या होती है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तीनों बातों को हमने पिछली कक्षा में पढ़ा और हमने ये सीखा कि वाच्य में कैसे पहचान की जाती है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो वाच्य होते हैं, वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो वाच्य होता है वो होता है कृतवाच्य, दूसरा जो वाच्य होता है वो होता है कर्मवाच्य, तीसरा जो वाच्य होता है वो होता है भाववाच्य। पहला जो वाच्य होता है उस वाच्य को कहते हैं कृतवाच्य, दूसरा जो वाच्य होता है उस वाच्य को कहते हैं कर्मवाच्य, तीसरा जो वाच्य होता है उस वाच्य को कहते हैं भाववाच्य। तो हम सबसे पहले लेते हैं पहले वाच्य को, और पहला वाच्य है कृतवाच्य। जब वाक्य में क्रिया का संबंध सीधा कर्ता से होता है, कहने का मतलब है जब वाक्य में कोई भी वाक्य हो, उस वाक्य में किसका संबंध, क्रिया का संबंध सीधा किससे होता है, कर्ता से। तो क्रिया का जहां सीधा संबंध कर्ता से होता है उसे कृतवाच्य कहते हैं। क्रिया का जहां सीधा संबंध किससे होता है, कर्ता से होता है, क्रिया का जहां सीधा संबंध कर्ता से होता है उसे कृतवाच्य कहते हैं। वह क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार प्रयोग होते हैं। क्रिया का जो लिंग होता है, जो वचन होता है, वो कर्ता के अनुसार आता है, उसे कृतवाच्य कहते हैं। उसे कहते हैं कृतवाच्य। कहने का मतलब है कि कृतवाच्य किसे कहते हैं, जहां क्रिया का वचन, जहां क्रिया का लिंग कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होता है, जहां क्रिया का वचन, जहां क्रिया का लिंग कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होता है, उसे कृतवाच्य कहते हैं। और कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। पूरा वाक्य जो है कर्ता के अनुसार होता है। जैसे इसे देखते हैं, सीता गाना गा रही है। अब यहां सीता क्या गा रही है, गाना गा रही है। तो इसको समझते हैं, सीता जो है ये हमारी कर्ता है और इस वाक्य में कर्ता की ही प्रधानता है। कैसे, सीता के अनुसार ही, सीता के अनुसार ही। गेट को लगाना पड़ेगा आपको, 10 मिनट है ना, या तो 10 मिनट रुक जाओ। तो सीता के अनुसार ही जो है इस वाक्य में क्रिया आ रही है, क्योंकि जो सीता है, सीता जो है वो एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में है। सीता स्त्रीलिंग में है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग में है। इस प्रकार सीता जो करता है, सीता जो करता है, इस कर्ता के अनुसार यहाँ क्रिया प्रयुक्त हो रही है, यहाँ क्रिया प्रयुक्त हो रही है। और जहाँ कर्ता के अनुसार क्रिया आती है, कर्ता के अनुसार क्रिया आती है और कर्ता के अनुसार ही क्रिया का वचन, क्रिया का लिंग निर्धारित होता है, वहाँ कृतवाच्य होता है। यहाँ सीता जो है स्त्रीलिंग है, यहाँ सीता जो है स्त्रीलिंग है, और स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग में ही आ रही है। सीता जो है एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन के अनुसार ही आ रही है इस वाक्य में, इसलिए कृतवाच्य है। इस वाक्य में इसलिए कृतवाच्य है क्योंकि इसमें कर्ता की प्रधानता है, क्योंकि इस वाक्य में कर्ता की प्रधानता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, राम विद्यालय जा रहा है। अब यहाँ विद्यालय कौन जा रहा है, राम। तो राम हमारा कर्ता है और जा रहा है ये क्रिया हो गई, जाना क्या हो गई, क्रिया हो गई। तो राम क्या है, पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द है तो क्रिया भी पुल्लिंग है। राम एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में है। राम जा रहा है, यहाँ राम जा रही नहीं है, यहाँ राम जा रहा है। इसके टच में तो ना,
राम जा रहा है तो राम जो है राम के अनुसार ही क्रिया आ रही है, राम के अनुसार जो है क्रिया आ रही है, इसलिए यहाँ कृतवाच्य है, क्योंकि राम जो है पुल्लिंग शब्द है तो क्रिया भी पुल्लिंग में आ रही है। राम एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में आ रही है, इसलिए इसमें भी कृतवाच्य है, इसलिए इस वाक्य में भी कृतवाच्य है। आगे बढ़ते हैं। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि जहां कृतवाच्य होता है वहां कर्ता की प्रधानता होती है और कर्ता के अनुसार ही क्रिया आती है, और क्रिया का लिंग, क्रिया का वचन, क्रिया का पुरुष आदि जो है कर्ता के अनुसार ही होता है, वहां कृतवाच्य होता है। अब हम समझते हैं कर्मवाच्य को। जब वाक्य में क्रिया का संबंध कर्म से होता है, यहां तो क्रिया का संबंध कर्ता से होता है और यहां क्रिया का संबंध, एक मिनट के लिए यहां समझते हैं कि जहां कृतवाच्य होता है वहां क्रिया का संबंध कर्ता से होता है, कृतवाच्य में क्रिया का संबंध कर्ता से होता है, और कर्मवाच्य में क्रिया का संबंध कर्म से होता है। सीधी सीधी बात हो गई। कहने का मतलब ये प्रधान होता है कृतवाच्य में और कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। तो जब वाक्य में क्रिया का संबंध कर्म से होता है, जब वाक्य में क्रिया का संबंध कर्म से होता है, अर्थात क्रिया के लिंग, क्रिया के वचन, क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार न होकर, अगर कर्ता के अनुसार होगा तो कृतवाच्य होगा, तो कर्ता के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार होता है। कर्ता के अनुसार न होकर किसके अनुसार होता है? कर्म के अनुसार। अगर कर्ता के अनुसार होगा तो कृतवाच्य होगा, कर्म के अनुसार होगा तो कर्मवाच्य होगा, उसे कर्मवाच्य कहा जाता है। जैसे उदाहरण को समझते हैं। सीता ने दूध पिया, सीता ने दूध पिया, क्या पिया? दूध। वैसे ही समझ में आ रहा है, सीता ने दूध पिया, सीता ने दूध पिया, पिया दूध पिया, तो जो कर्म है सीधी प्रधानता कर्म की हो रही है। सीता ने दूध पिया, दूध पिया तो कर्म की प्रधानता है, और इस कर्म के अनुसार ही जो है वो क्रिया आ रही है। अब देखिएगा कैसे आ रही है, ध्यान से समझिएगा कैसे। सीता ने पिया, गलत है, पिया ये कैसे आ रहा है? ये हो ही नहीं सकता। सीता ने पिया गलत आ रहा है, ऐसे नहीं होगा। तो दूध के अनुसार क्रिया आ रही है। यहां जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार नहीं है। अगर सीता के अनुसार क्रिया आती तो क्रिया स्त्रीलिंग की आती, बल्कि यहाँ क्रिया दूध के अनुसार आ रही है, और दूध जो है कर्म है, और जहां कर्म के अनुसार क्रिया आती है वहां कर्मवाच्य होता है। भाई अगर यहां सीता के अनुसार होता है तो सीता पीती है, सीता पीती है ऐसे आता, सीता दूध पीती है ऐसे आता, तब जाकर के कृतवाच्य होता। कैसे होता? सीता दूध पीती है तब जाके कृतवाच्य होता। अब यहां किसे रहा है? सीता ने दूध पिया, दूध पिया तो प्रधान दूध हो रहा है, प्रधान जो है दूध है, दूध से मतलब कर्म है, और कर्म के अनुसार क्रिया है, इसलिए यहां कर्मवाच्य है। अगला समझते हैं। सीता ने पत्र लिखा, यहां भी वही कंडीशन है, सीता ने पत्र लिखा। अब यहां जो क्रिया है पत्र के अनुसार है, पत्र लिखा, पत्र लिखा, पत्र लिखा, कर्म की प्रधानता हो रही है। क्या लिखा? पत्र लिखा। क्या लिखा? पत्र लिखा। क्या पिया? दूध पिया। क्या लिखा? पत्र लिखा। क्या पिया? दूध पिया। भले ऐसे लगा के देख सकते हैं। क्या पिया? दूध पिया। क्या लिखा? पत्र लिखा। सही है ना? क्या पी, क्या पी, यहां देखो, क्या पी? चाय पी।
क्या पी, चाय पी। अब समझते अपन कैसे कर्मवाच्य। सीता ने पत्र लिखा। अब ये जो पत्र के अनुसार क्रिया आ रही है, कैसे? अगर सीता के अनुसार आती तो सीता स्त्रीलिंग शब्द है और स्त्रीलिंग के अनुसार क्रिया स्त्रीलिंग होनी चाहिए थी, जबकि यहां क्रिया पुल्लिंग है। क्यों? क्योंकि कर्म के अनुसार आ रही है, इसलिए इस वाक्य में कर्मवाच्य है। अब अगला देखते हैं। राम ने चाय पी। राम ने चाय पी। क्या पी? चाय। क्या पी? चाय। अगर अब यहां चाय के अनुसार क्रिया आ रही है, चाय पी। अगर राम के अनुसार क्रिया आती तो यहां राम पीता है आती। क्यों? क्योंकि राम पुल्लिंग है, जबकि क्रिया स्त्रीलिंग में आ रही है। तो क्रिया किसके अनुसार आ रही है? कर्म के अनुसार। और जहां कर्म के अनुसार क्रिया आती है वहां कौन सा वाच्य होता है? कर्मवाच्य। अब अगला देखते हैं। ज्यादा पढ़ने से अच्छा है भले कम पढ़ो, पर ऐसा पढ़ो कि तुरंत ही समझ में आ जाए, तो वो पढ़ना है, नहीं तो समय बर्बाद करना है। अब एक लड़का होता है जो 50 उदाहरण रट रहा है, अनेकों उदाहरण रट रहा है, उसके समझ में ही नहीं आ रहा है किसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, मन में आ रहा है, धूल में लट लगा रहा है, तो इससे कभी समझ में नहीं आएगा। अब देखते हैं अगला भाववाच्य। जब वाक्य में क्रिया कर्ता व कर्म के अनुसार प्रयुक्त न होकर भाव के अनुसार होती है, तो भाववाच्य में क्या होता है? भाववाच्य में क्रिया किसके अनुसार आती है? भाव के अनुसार। कृतवाच्य में क्रिया किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार। कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार। भाववाच्य में भाव के अनुसार। तो भाववाच्य में जब वाक्य में क्रिया न तो कर्ता के अनुसार आती है न कर्म के अनुसार आती है, अनुसार प्रयुक्त होती है, बल्कि भाव के अनुसार होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे भाववाच्य कहते हैं। उस वाच्य को क्या कहते हैं? भाववाच्य कहते हैं। जैसे अब इसको अच्छे से समझना है। जैसे शगुन से पढ़ा नहीं जाता। शगुन से पढ़ा नहीं जाता, तो यहां देखा जाए तो भाववाच्य जो है नकारात्मकता का नहीं जो है वो शब्द इसमें आता है। जैसे राधा से खेला नहीं जाता, शाम से पढ़ा नहीं जाता, सवेरे उठा नहीं जाता, तो ये जो है भाव का बोध करा रहे हैं। काय का बोध करा रहे हैं? भाव का। जैसे यहाँ पढ़ा नहीं जाता, भाव का बोध हो रहा है। चला नहीं जाता, भाव का बोध हो रहा है। उठा नहीं जाता, भाव का बोध हो रहा है ना। पढ़ा नहीं जाता, तो पढ़ा नहीं जाता, भाव का बोध हो रहा है। तो भाव के अनुसार जो है ये तो कर्ता हो गए, ये तो कर्ता हो गए, ये तो क्या हो गए? कर्ता, और ये भाव हो गए। तो पढ़ा नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता, तो इसके अनुसार क्रिया आ रही है। कहने का मतलब भाव के अनुसार आ रही है, और जहां भाव के अनुसार क्रिया आती है वहां भाववाच्य होता है। सीधा सीधा हमने समझा कि जहां क्रिया कर्ता के अनुसार आती है उसे कृतवाच्य कहते हैं, जहां क्रिया कर्म के अनुसार आती है उसे कर्मवाच्य कहते हैं, जहां क्रिया भाव के अनुसार आती है उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे शगुन से पढ़ा नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता। अब यहाँ देखें तो भाववाच्य में अधिकतर हमें नहीं का प्रयोग देखने को मिलता है। और दूसरी बात, हमें कैसे पता लगाना है? तो इसमें भाव प्रदान होगा। क्या प्रदान होगा? भाव। पढ़ा नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता, खाया नहीं जाता, सोया नहीं जाता, उठा नहीं जाता, चला नहीं जाता, खेला नहीं जाता। अब यहां लिखा रहा है शगुन से पढ़ा नहीं जाता, तो इसके अनुसार मतलब भाव के अनुसार क्रिया आ रही है, जबकि क्रिया न यहाँ क्रिया कर्ता के अनुसार न आकर के किसके अनुसार आ रही है? भाव के अनुसार आ रही है। और जहां भाव के अनुसार क्रिया आती है वहां कौन सा वाच्य होता है? भाववाच्य। इस प्रकार हमने बिना समय गवाए तीनों जो वाच्य हैं उन्हें अच्छे से पढ़ा, और तीनों वाच्यों में ऐसी कोई परेशानी नहीं है, केवल उन्हें अच्छे से पढ़ना है। अच्छे से पढ़ने से मतलब है कि कर्ता में कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता,
कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता, भाववाच्य में भाव की प्रधानता, और भाववाच्य के अधिकतर जो वाक्य होंगे वो नहीं उसमें देखने को मिलेगा। जैसे राम से खेला नहीं जाता, सीता से उठा नहीं जाता, मुझसे सवेरे नहीं उठा जाता, राधा से चला नहीं जाता, शाम से खाया नहीं जाता, मुझसे सोया नहीं जाता। कहने का मतलब जहां भाव की प्रधानता होती है और भाव के अनुसार ही क्रिया आती है, न तो क्रिया किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार आती है, न कर्म के अनुसार आती है। वैसे देखा जाए तो इसमें कर्म का अभाव होता है, कर्म का क्या होता है, अभाव होता है। तो सीधा सीधा अर्थ निकलेगा कि क्रिया जो है न तो कर्ता के अनुसार न कर्म के अनुसार आए, जबकि भाव के अनुसार जो है क्रिया का रूप हो वहां भाववाच्य होता है, वहां भाववाच्य होता है। जैसे स्पष्ट दिख रहा है सगुन से पढ़ा नहीं जाता, तो भाव के अनुसार ही क्रिया आ रही है, भाव के अनुसार क्या आ रही है, क्रिया। तो ठीक है, इसी के साथ हम इस कक्षा को यही विराम देते हैं और मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।